तो बात है उस समय की जब दिल्ली, पटना, बंगाल जैसे राज्यों और महानगरों के शोरगुल में धीरे धीरे किसी और ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। फिल्मों और मूवी स्टार्स से हटकर धीरे धीरे यही बच्चों और बड़ों का फेवरेट बनता जा रहा था। इन तक पहुंचने के लिए न किसी स्क्रीन या बड़े पर्दे की दरकार थी, न टिकटों की। जेब में खनखनाते चंद सिक्के काफ़ी थे। इन सिक्कों की एवज में मिलती थी अपार खुशी, मनोरंजन और कभी न खत्म होने वाली चर्चा की वजह, कॉमिक्स। 1950s के दौरान इंडिया में कॉमिक्स का सफ़र शुरू हुआ, जब बच्चों के लिए छोटी कहानियों और इलस्ट्रेशंस वाली किताबें आने लगी। लेकिन असली कॉमिक्स रेवोल्यूशन आया 1964 में, जब इंद्रजाल कॉमिक्स लॉन्च हुई बेनेट कोलमैन एंड कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंडर। इसने फैंटम जैसे विदेशी हीरोज को हिंदी और अन्य भाषाओं में लाकर देश भर में पॉपुलर बना दिया। इसकी सफलता ने प्रेरणा दी इंडियन पब्लिशर्स को, जैसे अमर चित्रकथा 1967 और राज कॉमिक्स 1980s में, जिन्होंने इंडियन माइथोलॉजी और देसी सुपर हीरोज जैसे नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव आदि को जन्म दिया। ये सब होते होते कॉमिक्स एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी थी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। मार्वल और डीसी वाली वीडियोस को आपने खूब प्यार दिया, साथ ही कमेंट सेक्शन में राज कॉमिक्स के बारे में वीडियो लाने की बात भी कही थी। उसी फरमाइश को लेकर आज हम हाजिर हैं आपके, हमारे और 1980s, 1990s और अर्ली 2000s में भारत के लगभग हर बच्चे के बचपन का हिस्सा रही राज कॉमिक्स की कहानी लेकर। तो इस नॉस्टैल्जिक पावर हाउस की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर कुछ ड्रीमर्स ने एक जादुई दुनिया बनाने की ठानी थी। इस दुनिया की प्रेरणा थे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज, पर इन इंस्पिरेशंस को भारतीय परिवेश में ढाला गया था। उस दौर में इंडियन कॉमिक्स का अपने ही देश में अभाव था, जिसे कुछ पब्लिशर्स ने रियलाइज किया और मार्केट में उतारी गई कॉमिक्स। ये बात 1980 के शुरुआती सालों की है। उस समय भारत में बहुत बदलाव हो रहे थे। न तो केबल टीवी घर में पहुंचा था, न ही वीडियो गेम्स लोगों को ज्यादा पता थे। बच्चों को सुपर हीरोज के बारे में बस कुछ विदेशी कॉमिक्स से जानकारी मिलती थी, जैसे फैंटम, आर्चीज और सुपरमैन। ये कॉमिक्स महंगी होती थी और मिलती थी मुश्किल से। इसी दौर में एक दूरदर्शी इंसान राजकुमार गुप्ता ने अपने बेटों मनोज गुप्ता, मनीष गुप्ता और संजय गुप्ता के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसने भारतीय पॉप कल्चर की दुनिया ही बदल कर रख दी। साल 1986 में उन्होंने राज कॉमिक्स नाम से एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी शुरू की। इनकी खास बात ये थी कि ये हिंदी भाषा में भारतीय कहानियों, लोक कथाओं और आज के समय की इमेजिनेशंस को मिलाकर कॉमिक्स बनाते थे। इस टीम में मनोज गुप्ता ने ऑपरेशन और स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी संभाली। राजकुमार गुप्ता पब्लिशिंग का काम देखते थे और क्रिएटिव दिमाग संजय गुप्ता राज कॉमिक्स यूनिवर्स के मुख्य निर्माता बने। संजय ही वो इंसान थे जिन्होंने हर किरदार को अपनी कल्पना से जिंदा किया। वो लेखक भी थे, कलाकार भी, और एक ऐसे सपनों की दुनिया के रचयिता भी जिसमें भारत का हर बच्चा खुद को जोड़ पाता था। इंद्रजाल कॉमिक्स की फैंटम, मैंड्रेक आदि कॉमिक्स मार्केट में पहले से मौजूद थी, पर ये अंग्रेजी से ट्रांसलेट की गई कॉमिक्स थी। इन्हें पसंद तो बहुत किया गया क्योंकि उस वक्त ऑप्शंस भी हार्डली अवेलेबल थे, पर ये इंडियन ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट बनाने में उतनी सफल नहीं रही। इनमें मिसिंग था रिलेटेबिलिटी फैक्टर, और इसी का फायदा उठाया चुनिंदा इंडियन पब्लिशर्स ने, जिनमें सबसे फेमस हुई डायमंड कॉमिक्स और राज कॉमिक्स। डायमंड कॉमिक्स का फोकस था बच्चे और राज कॉमिक्स का अडल्ट्स। राज कॉमिक्स ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो हमारी अपनी संस्कृति, मिथ को और हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों से जुड़ी थी। ये सिर्फ एक कॉमिक कंपनी नहीं थी, ये नींव थी साहित्यिक क्रांति की। पर क्या आप जानते हैं, राज कॉमिक्स राजकुमार गुप्ता का पहला वेंचर नहीं था। इससे पहले वो इन्वॉल्व थे विद पल्प फिक्शन। सुपर हीरो कॉमिक्स आने से पहले भारत के रीडर्स दीवाने हुआ करते थे छोटी छोटी रोमांचक कहानियों के, जिनमें जुर्म, रहस्य, डरावने किस्से और जासूसी भरी होती थी। ये था पल्प फिक्शन इन बुक्स। ये किताबें ज्यादातर रेलवे स्टेशन, सड़क किनारे दुकानों और लोकल बाजारों में कुछ ही रुपयों में मिल जाती थी। इन्होंने इंस्पेक्टर विनोद, जासूस सुधीर जैसे देसी हीरोज क्रिएट किए और लाखों कॉपियां बेची। बोल्ड कवर्स और मसालेदार प्लॉट्स ने पल्प फिक्शन को एक अलग ही फैन बेस दिया। इस दौर ने इंडियन मास लिटरेचर को एक्सेसिबल, एंटरटेनिंग और ट्रूली देसी बनाया। इनकी मार्केटिंग बड़ी स्मार्टली की जाती थी। कवर होते थे चटकदार, थोड़े से आप प्रोवोकेटिव भी कह सकते हैं, आकर्षक टाइटल और ऐसी कहानियां होती थी जिन्हें कोई भी इंसान कुछ घंटों में पढ़कर खत्म कर सकता था। इस दुनिया में एक बड़ा नाम था राज पॉकेट बुक्स, जिसे राजकुमार गुप्ता ने 1979 में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। राज पॉकेट्स बुक हिंदी भाषी भारत में घर घर जाना पहचाना नाम बन गया था। इसमें क्राइम थ्रिलर, जासूसी, डरावनी और फैंटेसी कहानियां छपती थी। लेखक जैसे वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक उस दौर के सुपरस्टार्स बन गए थे।
जो स्मार्ट जासूसों और खतरनाक गैंगस्टर्स की कहानियां क्रिएट करते थे। ये किताबें सस्ती थी, मज़ेदार थी और आम आदमी की बोली यानी बोलचाल की हिंदी में लिखी जाती थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी। बहुत से लोगों के लिए यही उनकी पढ़ने की दुनिया में पहली सीढ़ी थी। लेकिन समय के साथ एक नया सपना आकार लेने लगा था, एक ऐसा सपना जिसमें भारत के पास भी अपने देसी सुपर हीरोज हों, जैसे कि वेस्टर्न कॉमिक्स में सुपरमैन, बैटमैन या स्पाइडरमैन होते थे। 80s के दशक में ना तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़े पर्दे पर छाया था और ना ही भारत में अपने देसी सुपर हीरोज का कोई नाम था। उस दौर में भारतीय बच्चों की कल्पनाओं पर सुपरमैन और बैटमैन जैसे विदेशी हीरोज राज करते थे, जो बाहर से आई कॉमिक्स में छपते थे। लेकिन दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस में राजकुमार गुप्ता ने तय किया भारत के अपने सुपर हीरोज बनाने का। ऐसे हीरोज जो न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों से नहीं उड़ते थे या गौतम सिटी में नहीं लड़ते थे, बल्कि जो बनारस की गलियों, असम के जंगलों और मुंबई की अंधेरी गलियों में नजर आते थे। इसी सोच के साथ 1986 में राज कॉमिक्स की शुरुआत हुई। इसका मकसद था भारत को उसका अपना खुद का सुपर हीरो यूनिवर्स देना, ऐसा यूनिवर्स जिसके सुपर हीरोज हिंदी में बोलें, इंडियन दिखें और इंडियन महसूस भी हों। राज कॉमिक्स की ताकत सिर्फ एक अच्छे आइडिया में नहीं थी, बल्कि उन शानदार लेखकों और कलाकारों में थी जिन्होंने इस सपने को आकार दिया। ये आर्टिस्ट्स रीढ़ थे इस सक्सेसफुल कॉमिक्स वेंचर की। संजय गुप्ता, जो राज कॉमिक्स के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उन्हें भारत का स्टैन ली कहा जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ कई मशहूर किरदारों को इमेजिन किया, बल्कि उनकी कहानियां, उनका आपसी जुड़ाव माने क्रॉसओवर्स और उनकी पौराणिक दुनिया भी खुद ही गढ़ी। राज कॉमिक्स के लेखकों में तरुण कुमार वाही, अनुपम सिन्हा और ललित कुमार शर्मा जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक रोमांचक, रहस्यमयी और कभी कभी डरावनी कहानियां लिखी, जिनमें सोशल मैसेजेस भी छुपे होते थे। आकर्षक विजुअल्स के अलावा राज कॉमिक्स को खास बनाता था उसका शेयर्ड यूनिवर्स, बिल्कुल मार्वल और डीसी की तरह। यानी सारे सुपर हीरोज और खलनायक एक ही दुनिया में रहते थे। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते, साथ लड़ते या कभी कभी आमने सामने भी हो जाते। कई कहानियां तो कई पार्ट्स में सालों तक चलती थी। यही जुड़ाव लोगों को इनसे इमोशनल रूप से जोड़ देता था। इंडियन कॉमिक्स को वेस्ट की कॉमिक्स की नकल बोला गया। ये भी कहा जाता था कि मार्वल, डीसी के कैरेक्टर्स उठाकर राज कॉमिक्स ने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। पर मार्वल और डीसी दोनों के ही कितने कैरेक्टर्स अलग अलग माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। बहुत कम लोग जानते हैं स्टैन ली ने इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर शक्ति भी क्रिएट किया था। राज कॉमिक्स द्वारा फेमस मार्वल और डीसी कैरेक्टर से प्रेरणा ली गई, पर ये माइंडलेस कॉपी पेस्टिंग नहीं थी। कुछ ट्रेड्स उठा उन्हें भारतीय परिवेश में ढाला गया था। उनमें वैल्यूज, इमोशंस भी इसी तरह ऐड किए गए जिससे वो इंडियन ऑडियंस को अपने लगे, फॉरेन नहीं। यही वजह है कि राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज यहाँ के लोगों के साथ एक बेहद स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बना पाए। जैसे मार्वल और डीसी अलग अलग मिथकों से इंस्पायर्ड थे, राज कॉमिक्स इन दोनों से और इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड था, एब्सोल्यूट कॉपी नहीं। चलिए जानते हैं कुछ फेमस सुपर हीरोज के बारे में, ताकि समझना आसान हो कि आर सीमा ने राज कॉमिक्स के किरदार वेस्ट की कॉमिक्स से इंस्पायर्ड भले हों, पर उन्हें भारतीय समाज, ज़रूरतों, नज़रिए और इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए गढ़ा गया था। ये सारे कैरेक्टर्स रिलेटेबल थे, रियल थे, ग्राउंडेड थे, इसीलिए रीडर्स के मन में सक्सेसफुली घर कर जाते थे। नागराज राज कॉमिक्स का पहला और सबसे बड़ा सुपर हीरो बनकर उभरा। उसका नाम ही उसके किरदार की पहचान थी, नागराज, नागों का राजा। नागराज की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं और कल्पनाओं में रूटेड थी। इसे संजय गुप्ता ने बनाया और पहली कहानी परशुराम शर्मा ने लिखी थी। साल 1986 में नागराज की पहली कॉमिक आई थी। इस कैरेक्टर की शुरुआत एक खतरनाक बायो वेपन के रूप में हुई थी, जिसे एक इविल साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन एक संत ने उसे बचाया और पाला। जैसे जैसे नागराज बड़ा हुआ, उसने अपनी शक्तियां पहचानी। उसके शरीर से हजारों टाइनी सांप निकल सकते थे। वो सभी सांपों और सरीसृपों को नियंत्रित कर सकता था। जहर का उस पर कोई असर नहीं होता था और वो लगभग अमर था। एंड यस, ये नागराज की बहुत सी शक्तियों में से कुछ थी। पर नागराज को सिर्फ उसकी पावर्स खास नहीं बनाती थी, बल्कि उसे ज्यादा रिलेटेबल बनाया उसके अंदरूनी संघर्ष ने। आधा इंसान और आधा नाग होने के कारण वो हमेशा शांति की चाह और बुराई के प्रति गुस्से के बीच झूलता रहा। उसकी कहानियां कभी प्राचीन नागलोक में होती थी, तो कभी महानगर की सड़कों पर, जहां वो आतंकवादियों, राक्षसों, तांत्रिकों और भ्रष्ट नेताओं से लड़ता था। नागराज से जुड़ा एक और रूप भी था, विशंधर नागराज, जो थोड़ा डार्क और खतरनाक था। नागराज को कई बार ब्रह्मांडीय स्तर माने यूनिवर्सल लेवल की लड़ाइयों में भी खींचा गया, जैसे कि तानोन जैसे राक्षसी दुश्मनों से जंग।
नागराज के सबसे चर्चित और लोकप्रिय क्रॉसओवर सुपर कमांडो ध्रुव के साथ थे। ये दोनों मिलकर भारतीय कॉमिक्स की सबसे पसंदीदा सुपर हीरो जोड़ी बन गए थे। नागराज राज कॉमिक्स का पहला सुपर हीरो था। उसके लॉन्च ने अपार सफलता देखी, जिसने राज कॉमिक्स को नए सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस या क्रिएट करने के लिए प्रेरित किया। और आए ध्रुव, डोगा, शक्ति, परमाणु, भेड़िया, एंथनी, तिरंगा, धनंजय, भोकाल, योद्धा, अश्वराज आदि। अगर नागराज एक रहस्यमयी और जादुई हीरो था तो ध्रुव इंसानी ताकत और दिमाग की मिसाल था। ध्रुव का जन्म राजनगर नाम के शहर में हुआ था। उसके माता पिता सर्कस में काम करते थे। बचपन से ही ध्रुव ने जिम्नास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स और जानवरों से बात करने की कला सीख ली थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक गैंग ने उसके पूरे सर्कस परिवार की हत्या कर दी। पर ध्रुव ने बदला लेने के लिए गुस्से और हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उसने अनुशासन, दिमाग और समझदारी का सहारा लिया। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका तेज दिमाग, मजबूत इरादे और खास गैजेट्स। इन्हीं के सहारे वो बना सुपर कमांडो ध्रुव, न्याय का प्रतीक। ध्रुव की खासियत थी कि वो जानवरों से बात कर सकता था और वो विज्ञान और रणनीति का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता था। वो कभी भी अपने दुश्मनों को मारता नहीं था, बल्कि उन्हें सुधारने में विश्वास रखता था। उसके सबसे खतरनाक दुश्मनों में ग्रैंड मास्टर रोबो, जो एक साइबर अपराधी था, और चुंबा, एक चुंबकीय माने मैग्नेटिक शक्तियों वाला विलन शामिल थे। ध्रुव की कहानियां सिर्फ एक्शन नहीं होती थी, उनमें अक्सर गहरे सवाल होते थे, जैसे क्या बगैर हिंसा के भी न्याय हो सकता है? क्या एक हीरो को हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए? ध्रुव की ज्यादातर कहानियां अनुपम सिन्हा ने लिखी और इलस्ट्रेट की। ये कहानियां बेहद इमोशनल और रोमांचक होती थी और कई बार किसी जासूसी केस जैसी लगती थी। जहां बैटमैन का जन्म गौतम की अपराध से भरी गलियों में हुआ था, तो डोगा का जन्म मुंबई की झुग्गियों में हुआ। लेकिन डोगा कोई सुपर हीरो नहीं था। उसके पास न कोई जादुई शक्ति थी, न कोई खास टेक्नोलॉजी। उसके पास था सिर्फ गुस्सा, ताकतवर शरीर, बंदूकें और अपराध के प्रति नफरत जो किसी हद को नहीं जानती थी। डोगा का असली नाम था सूरज। बचपन में उसने बहुत अत्याचार झेला। वो गटरों और नालों में आवारा कुत्तों के साथ पला बढ़ा। बाद में एक जिम चलाने वाले अदरक चाचा ने उसे अपनाया और उसकी परवरिश की। लेकिन जब भ्रष्टाचार और अपराध ने उसके अपने लोगों को छीन लिया, तो सूरज का सब्र टूट गया। उसने कुत्ते के चेहरे वाला मास्क पहना और बन गया डोगा, एक अकेला सैनिक। डोगा था एक बहुत क्रूर सुपर हीरो। वो कानून में विश्वास नहीं करता, सिर्फ सजा में भरोसा करता है। उसकी कहानियां डार्क, खौफनाक और हिंसक होती, बाकी राज कॉमिक्स के हीरो से बिल्कुल अलग। उसके दुश्मनों में काला पहलवान, हलाकू और दर्जनों अंडरवर्ल्ड डॉन्स शामिल हैं। लेकिन उस मास्क के पीछे छिपा है एक टूटा हुआ इंसान, अकेला, अंदर से जला हुआ और शांति की तलाश में। डोगा की कहानियां सिर्फ एक्शन नहीं होती थी, वो रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती थी कि बदला लेने की मानसिक कीमत क्या होती है। क्या भ्रष्ट समाज में कोई वाकई सच्चा हीरो बन सकता है? हीरो और राक्षस के बीच फर्क कहाँ खत्म होता है? साथ ही समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ डोगा के एंग्री यंग मैन टाइप रिएक्शन ने उसे फैंस के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर और रिलेटेबल बना दिया था। समय के साथ वो एक कल्ट हीरो बन गया। लोगों ने उसे इसलिए पसंद किया क्योंकि वो असली लगता था, जैसे किसी आम इंसान का गुस्सा जो ब्रोकन सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया हो और लड़ रहा हो। परमाणु भारत का अपना एंटमैन या एटम था, जिसे एक खास सूट मिला जो उसे परमाणु शक्तियां देता था, जैसे टेलीपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पल भर में चले जाना, और एनर्जी ब्लास्ट, ऊर्जा से हमला करना। उसकी कहानियां अक्सर साइंस फिक्शन, जासूसी और परमाणु खतरे जैसे विषयों पर बेस्ड होती थी। और फिर भारतीय कॉमिक्स में आई शक्ति, जिसने वुमेन पावर का प्रतीक बनकर सबका ध्यान खींचा। अनुपम सिन्हा द्वारा बनाई गई शक्ति असल में चंदा नाम की एक सीधी सादी गृहिणी थी, जिसने सालों तक घरेलू हिंसा सहन की। जब उसके पति ने उसकी बेटी को सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि वो लड़की थी, तो देवी काली का क्रोध जागा और चंदा के अंदर समा गया। उसी दिन चंदा बन गई शक्ति, यानी बदला लेने वाली देवी। शक्ति में ये ताकत थी कि वो दुनिया की हर औरत का दर्द महसूस कर सकती थी और उनके ऊपर जुल्म करने वालों को सजा दे सकती थी। उसकी कहानियां बहुत भावुक और गंभीर होती थी। उनमें दहेज, बलात्कार, औरतों की तस्करी जैसे असली सामाजिक मुद्दे दिखाए जाते थे। शक्ति ने दिखाया कि ताकत हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो दुख, अन्याय और सच्चाई से जन्म लेती है। इसके बाद एक और अनोखा सुपर हीरो था भेड़िया, जो असम का वुल्फ मैन था। वो एक आदिवासी योद्धा था जिसे एक श्राप के कारण भेड़िए जैसी शक्तियां मिल गई थी, लेकिन
उसने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जंगलों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। भेड़िया की कहानियां पौराणिकता माने माइथोलॉजी और ट्राइबल कल्चर से भरी होती थी। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी, क्या वो इंसान है या जानवर। वो अक्सर राक्षसी शक्तियों और उन लोगों से लड़ता था जो जंगल और उसकी भूमि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। भेड़िया की दोस्ती कोबी से थी, जो उससे भी ज्यादा हिंसक और जंगली था, लेकिन इस दोस्ती ने भेड़िया की कहानियों में गहराई और भावनाएं जोड़ दी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज एट मैक्स इंस्पायर्ड थे, ब्लेटेंटली कॉपीड नहीं। और हाँ, इससे पहले आप मेरे इंडियन बायस को लेकर कुछ कहें, सिमिलर ट्रेट्स वाले इंडियन और मार्वल डीसी के सुपर हीरोज की बात भी हम कर लेते हैं। आरसी माने राज कॉमिक्स का योद्धा और मार्वल का थॉर काफी सिमिलर है। वहीं आरसी का धनंजय मार्वल और डीसी के एक्वामैन और नेमोर का मिश्रण है। उसकी पावरफुल रस्सी वंडर वुमन के लाशों की याद दिलाती है। बैटमैन और नाइटविंग का मिक्स दिखता है सुपर कमांडो ध्रुव में। परमाणु की ट्रेट्स और पावर्स बहुत हद तक एंटमैन और एटम से मिलते हैं। डोगा इंस्पायर्ड है पनिशर से। साल 2013 में सर्वनायक सीरीज में लॉन्च किया गया अडिग सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और लंबी उम्र को सिग्निफाई करता है। उसका डील डॉल आपको हल्क की याद दिलाता है। राज कॉमिक्स का इंस्पेक्टर स्टील रोबोकॉप से मिलता है और तिरंगा इंस्पायर्ड है कैप्टन अमेरिका से। राज कॉमिक्स सिर्फ अलग अलग सुपर हीरोज की कहानियां नहीं थी, इसने भारत में सबसे पहले शेयर्ड सुपर हीरो यूनिवर्स का आइडिया शुरू किया। मतलब कि सभी हीरो एक ही दुनिया में रहते थे और जरूरत पड़ने पर साथ मिलकर लड़ते थे। अक्सर बड़े खतरों से लड़ने के लिए ये सुपर हीरो एकजुट हो जाते थे, जैसे नागराज और ध्रुव का साथ आकर एलियन हमलों को रोकना, या डोगा और परमाणु का मिलकर आतंकवादी नेटवर्क का खात्मा करना। ऐसे ही एक बहुत खास सीरीज थी नागायण, जो रामायण से प्रेरित थी, लेकिन एक अलग ब्रह्मांड माने ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट थी। इसमें नागराज और ध्रुव को पौराणिक रूपों में दिखाया गया था। एक और बड़ा क्रॉसओवर था सर्वनायक, जिसमें राज कॉमिक्स के लगभग सभी हीरोज एक ही कहानी में एकजुट हुए और एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांडीय खतरे का सामना किया। इन क्रॉसओवर कहानियों ने राज कॉमिक्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। फैंस इन कॉमिक्स को ऐसे पढ़ते थे जैसे कोई सीरियल चल रहा हो, हर हफ्ते एक नया एपिसोड और हर बार एक नई जंग। 1990 के आखिरी सालों तक राज कॉमिक्स हर महीने लाखों कॉपियां बेच रही थी। उनके रंग बिरंगे कवर्स, जबरदस्त डायलॉग और देसी सुपर हीरोज ने उन्हें भारत की कॉमिक्स दुनिया का राजा बना दिया था। लेकिन 2000 के शुरुआती दशक में सब बदलने लगा। टेलीविजन, वीडियो गेम्स और इंटरनेट ने बच्चों का ध्यान खींच लिया। नई पीढ़ी ने मनोरंजन के लिए नए रास्ते चुन लिए। बच्चों के पास अब बेहतर और ज्यादा एंगेजिंग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल था, टेलीविजन, जिस पर आया कार्टून नेटवर्क, जिसने एक पूरा यूनिवर्स खोलकर रख दिया, जो अनगिनत कहानियों से लैस था, जो कलरफुल थी, मैजिकल थी, फनी थी और बेहद इंटरेस्टिंग थी। साथ ही इन कार्टून्स के जरिए उन्हें ओजी ओरिजिनल सुपर हीरो स्टोरीज को जानने को मिला। इसके अलावा छोटी पब्लिक लाइब्रेरीज बंद होने लगी। बहुत से बच्चे कॉमिक्स और किताबों के लिए इन्हीं लाइब्रेरीज पर निर्भर करते थे। जैसे जैसे ये लाइब्रेरीज बंद होती गई, रीडर बेस भी घटता गया। इंडियन कॉमिक्स ने नतीजन बैकसीट पकड़ ली। इसका असर ये हुआ कि राज कॉमिक्स की बिक्री तेजी से गिरने लगी, प्रिंट कॉमिक्स कम हो गई और बहुत सारी कॉमिक्स की दुकानें बंद हो गई। और जैसे ही 2010 का दशक आया, चीजें और भी तेजी से बदलने लगी। स्मार्टफोन्स, यूट्यूब और ऑनलाइन गेम्स ने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कॉमिक्स बेचने वाली दुकानें धीरे धीरे गायब होने लगी। छपाई का खर्च बढ़ गया, कंपनी को पायरेसी माने कॉमिक्स की चोरी करना इत्यादि, कम होते रीडर्स और मार्केटिंग के लिए फंड की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ पुराने कलाकारों और लेखकों ने कंपनी भी छोड़ दी। गुप्ता परिवार के बीच भी आपसी मतभेद सामने आए और धीरे धीरे जो कभी भारत की सबसे मशहूर कॉमिक्स कंपनी थी, वो आम लोगों की नजरों से ओझल होने लगी। नए जमाने के बहुत से बच्चों ने नागराज या ध्रुव का नाम तक नहीं सुना था और सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी समस्याएं भी कंपनी को परेशान करने लगी थी। तीनों संस्थापक भाई आपस में अलग हो गए। संजय गुप्ता ने अपनी अलग कॉमिक लाइन शुरू कर ली। इससे कानूनी और क्रिएटिव झगड़े भी शुरू हो गए। पर ऐसा नहीं था कि बदलते वक्त और ज़रूरतों के हिसाब से राज कॉमिक्स ने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल की। डिजिटल कॉमिक्स, मर्चेंडाइज, मोबाइल ऐप्स और एनिमेटेड वीडियोज़ भी लाए गए। फैंस ने ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए, पुरानी कॉमिक्स को स्कैन करके डिजिटल रूप में लाए और इन देसी हीरोज की कहानियों को जिंदा रखा। राज कॉमिक्स ने ऐप के जरिए पुरानी कॉमिक्स को दोबारा छापा और उन्हें अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर रिलीज किया ताकि नई पीढ़ी भी उनसे जुड़ सके। लेकिन जो छपी हुई कॉमिक्स का जादू था, वो इस नई डिजिटल दौर में दोहराया नहीं जा सका। साल 2020 में राज कॉमिक्स दो हिस्सों में बट गया, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। दोनों ही अपने अपने तरीके से इस ब्रांड को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं।
राज कॉमिक्स ने रीडर्स को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, उसने एक पूरी जनरेशन को शेप किया। 1986 से 2005 के बीच राज कॉमिक्स हिंदी बोलने वाले बच्चों और किशोरों के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गई थी। हर महीने इसकी लाखों कॉमिक्स किताबों की दुकानों और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बिकती थी जैसे गर्मा गर्म समोसे। और उस दौर में जब चारों ओर सिर्फ विदेशी सुपर हीरोज छाए हुए थे, तब राज कॉमिक्स ने भारत को उसके अपने देसी सुपर हीरोज दिए। इसने भ्रष्टाचार मिथ को, विमेन एम्पावरमेंट, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, एनवायरनमेंट जैसे गंभीर मुद्दों को भी अपनी कहानियों में जगह दी। इन कूल कहानियों ने एक भाषा को, हिंदी को मजेदार और कूल बना दिया और देसी बच्चों को ये सिखाया कि सपने देखने के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ता, हमारे अपनी गली मोहल्लों में भी हीरोज बन सकते हैं। ये वो दौर था जब छोटे शहरों में बच्चे और बड़े भी हर महीने नई कॉमिक्स का इंतजार करते थे। स्कूलों में कॉमिक्स की अदला बदली होती थी, बहस होती थी कि नागराज ज़्यादा ताकतवर है या डोगा। हम में से कितनों ने अपनी खुद की कहानियां गढ़ी होंगी इन्हीं इंडियन सुपर हीरो से इंस्पायर होकर? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। राज कॉमिक्स एक कल्चरल वेव बन चुकी थी। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये एक मूवमेंट था, एक ऐसी दुनिया जहाँ हीरो धोती या लेदर जैकेट पहनते थे, केप नहीं, जहाँ कहानियां भारतीय थीं लेकिन कल्पनाएं अंतरिक्ष जितनी बड़ी। हालांकि तिरंगा को बाद में केप पहना दिया गया था। राज कॉमिक्स को बाकी कॉमिक्स से अलग बनाने वाली चीज़ सिर्फ उसके सुपर हीरोज नहीं थे, असल ताकत थी उसकी भाषा और आर्टवर्क। इसके साथ राज कॉमिक्स यूनिवर्स को यूनिक बनाता था इस यूनिवर्स का एक जिंदा और चलती फिरती दुनिया जैसा होना। ध्रुव का राजनगर, नागराज का महानगर और डोगा का धनंजयपुर, ये शहर बस नाम नहीं थे बल्कि इनके अपने नक्शे, सिस्टम और इतिहास होते थे। विलन एक हीरो से दूसरे की दुनिया में आ जाते थे, साइड कैरेक्टर्स बड़े होते थे, उम्र बढ़ती थी, जो घटनाएं होती थी उनका असर हमेशा के लिए रहता था। साथ ही कॉमिक्स में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस दिखाई जाती थी, जैसे फ्यूचर लैब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो वेपन्स आदि, लेकिन इन सब में भारतीय सोच और संस्कृति की रूट्स साफ दिखाई देती थी। त्योहार, पौराणिक कहानियां और भारतीय परंपराएं कहानियों में इस तरह जुड़ी होती थी जैसे वो बिल्कुल स्वाभाविक हों। विदेशी कॉमिक्स जहां थोड़ा अजनबी सा एहसास देती थी, वहीं राज कॉमिक्स का संसार अपना सा लगता था, भले ही वो कल्पनाओं से भरा क्यों ना हो। जहां विदेशी कॉमिक्स में बहुत साधारण और सीधे साधे डायलॉग होते थे, राज कॉमिक्स में होती थी जोशीली भावनाओं से भरी शुद्ध हिंदी। हीरो जोर से बोलते थे, धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए मैं अपने शत्रुओं का संहार करूंगा। कॉमिक्स के पन्ने चमकदार रंगों, इमोशन से भरे चेहरे और एक्शन से भरे सीन से भरपूर होते थे। अनुपम सिन्हा, ललित शर्मा, जितेंद्र बेदी और हेमंत कुमार जैसे आर्टिस्ट्स ने ऐसे चित्र बनाए जो लोगों के दिलों में बस गए। कॉमिक्स के पीछे काम करने वाले लोग लेजेंड बन चुके थे। संजय गुप्ता ने सैकड़ों कहानियां लिखी और कई कॉमिक्स को जोड़ते हुए लंबी और जटिल सीरीज बनाई, जिससे पूरा राज यूनिवर्स एक साथ जुड़ गया। अनुपम सिन्हा जो एक बेहतरीन लेखक और आर्टिस्ट थे, उन्होंने ध्रुव जैसे किरदार को जिंदगी दी और बाद में नागराज को और भी गंभीर दिखाया और साइंस फिक्शन जैसा रूप दिया। प्रताप मलिक, ललित कुमार शर्मा, आनंद जाधव और जीवन कौंग जैसे आर्टिस्ट ने इन सुपर हीरोज को ऐसा रूप दिया कि वो कागज पर नहीं, हकीकत में जिंदा लगने लगे थे। राज कॉमिक्स का मल्टीवर्स भी तैयार हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज एक ही कहानी में नजर आने लगे। बड़ी बड़ी सीरीज बनी, जैसे नागराज और ध्रुव, नागायण जो रामायण से प्रेरित था, और विलन भी ऐसे थे जिन्हें लोग कभी भूल नहीं पाए, जैसे नागपाशा, ब्लैक कैट, बौना वामन और चंद्रकांत। राज कॉमिक्स बाकी विदेशी कॉमिक्स से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कहानियों में भारतीय पौराणिकता, परंपराएं और सामाजिक मुद्दे ऐसे मिलते थे कि पढ़ने वाले उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगते थे। इसके अलावा राज कॉमिक्स में कुछ ज़बरदस्त टीम्स भी बनी थी, जैसे ब्रह्मांड रक्षक यानी पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हीरोज, सर्वनायक, सभी सुपर हीरोज की एक साथ क्रॉसओवर कहानी, और क्षतिपूर्ति जिसमें बदला लेने की ज़बरदस्त कहानियाँ होती थी। ये कॉमिक्स, आई रिपीट माई सेल्फ, सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, एक कल्चरल मिरर था जो भारत के डर, आस्था और संघर्षों को दिखाती थी। 1990 के दशक और शुरुआती 2000 के सालों में राज कॉमिक्स ने अपना सुनहरा दौर देखा। उस समय इनकी कॉमिक्स रेलवे स्टेशन, पान की दुकानों और बुक स्टॉल्स पर आसानी से मिल जाती थी। बच्चे अपनी जेब खर्च बचाकर कॉमिक्स खरीदते थे, किशोर स्कूल में बैग में छुपाकर इन्हें पढ़ते थे, और बड़े लोग रात को चुपचाप इन्हें पढ़ते थे जैसे कोई सीक्रेट मजा हो। ये सिर्फ कॉमिक्स नहीं थी, ये भारत का अपना मार्वल और डीसी यूनिवर्स था, लेकिन ज्यादा अपना सा, ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ। फैंस ने क्लब्स बनाए, रेयर एडिशंस इकट्ठा किए, और कुछ लोगों ने तो इन्हें कीमती खजाने की तरह आपस में अदल बदल कर पढ़ा। राज कॉमिक्स ने एक निश्चल और वफादार फैन बेस तैयार कर लिया था, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में। कहानियां सिर्फ एक शैली तक सीमित
सीमित नहीं थी, उनमें होता था एक अनोखा मिक्स पौराणिकता, विज्ञान कथा, देशभक्ति, फैंटेसी, डरावनी कहानियां और अपराध की दुनिया का। एक ही कॉमिक्स में आप देख सकते थे कि नागराज हिमालय में किसी जादूगर से लड़ रहा है और उसी वक्त डोगा धारावी की गलियों में अपराधियों को गोली मार रहा है। राज कॉमिक्स सिर्फ अकेले हीरो की कहानियों तक सीमित नहीं रहा, उसने बड़े बड़े इवेंट्स बनाए जैसे नागायण, जहां रामायण की कहानी नागराज ध्रुव के साथ दिखाई गई, डोगा उन्मूलन और कलयुग, जहां पूरा कॉमिक्स यूनिवर्स एक साथ आया। ये किसी भी भारतीय जस्टिस लीग या एवेंजर्स इनिशिएटिव से कम नहीं था और फैंस को ये बहुत पसंद आया था। इन कहानियों में सिर्फ एक्शन नहीं होता था, इनमें रिश्ते, विश्वास, नैतिकता, धर्म, राजनीति, तकनीक और कभी कभी दर्शन माने फिलॉसफी की भी बातें होती थी। राज कॉमिक्स लोगों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहा था, ये लोगों को सही और गलत की समझ कहानी और चित्रों के जरिए सिखा रहा था। इंटरनेट आने से पहले के भारत में राज कॉमिक्स बच्चों की कल्पना की दुनिया का दरवाजा बन गया था। बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली और हरियाणा के बच्चे स्कूल के बाद रजाई के अंदर या बस यात्रा के दौरान राज कॉमिक्स पढ़ते थे। ये सस्ती होती थी, आसानी से मिल जाती थी और इनकी चित्रकारी भी, जैसे हमने बताया, बहुत शानदार थी और इनसे नैतिक शिक्षा भी तो मिलती थी। राज कॉमिक्स के हीरो बिना वजह किसी को नहीं मारते थे, वो सच, न्याय और मासूम लोगों की रक्षा के लिए लड़ते थे। राज कॉमिक्स ने हमें सिखाया कि कोई चाहे डोगा की तरह किसी झोपड़पट्टी से आता हो या ध्रुव की तरह सर्कस से, सब हीरो बन सकते हैं। औरतें देवी बन सकती हैं जैसे शक्ति, वैज्ञानिक शहर बचा सकते हैं जैसे परमाणु और भूत भी इंसाफ पा सकते हैं, एंथनी तो याद ही होगा। राज कॉमिक्स ने हमें उम्मीद, संघर्ष, हिम्मत और स्पष्ट सोच सिखाई, शब्दों और तस्वीरों के जरिए। राज कॉमिक्स ने भारत का पहला सही मायनों में सुपर हीरो यूनिवर्स बनाया था, वो भी तब जब फिल्मों में ऐसे यूनिवर्स का कोई नामो निशान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसने हिंदी कॉमिक्स की कहानी कहने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। इसके हीरोज गहराई से भरे हुए होते थे, इनके डायलॉग्स दमदार होते थे और इनकी तस्वीरें दिल में बस जाती थी। जब दुनिया विदेशी सुपर हीरो से भरी थी, तब राज कॉमिक्स ने भारत को उसका अपना देसी मल्टीवर्स दिया, जो दमदार भी था और दिल से जुड़ा भी। और वो यूनिवर्स, वो आज भी यादों में, फैंस के दिलों में और शायद बहुत जल्द फिर से हमें स्क्रीन पर दिखे। फिर से जी, नागराज पर एक शो बनाया गया था जो अनइंटेंशनली काफ़ी फनी था। ये दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट हुआ था और इसके सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज किए गए थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब ये सुपर हीरोज को स्क्रीन पर लेकर आएँ तो कॉमिक्स में दर्शाई उनकी पर्सनालिटी के साथ जस्टिस कर पाएँ। आज राज कॉमिक्स अपने पुराने सुनहरे दौर से बहुत दूर है। पहले जैसी दुकानें, भीड़ और नई कॉमिक्स आने पर बच्चों की उत्सुकता अब नज़र नहीं आती। इसकी वजहें बहुत हैं, जिनमें से एक है लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सीक्वेंशियल आर्टवर्क और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में इम्प्रूव न करना, खासकर बदलते वक्त में। मिड 2000s में आए चैलेंजेस के साथ आरसी खुद को उस स्पीड से अडेप्ट नहीं कर पाया। अभी भी जो कॉमिक्स आ रही हैं वो पुरानी कॉमिक्स का रिक्रिएशन है, कुछ नया नहीं है। उम्मीद है नएपन को जल्दी ही आरसी इंट्रोड्यूस करेगा। इन सब दिक्कतों के बाद भी उम्मीद बाकी है। आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी बचपन की यादें नागराज, डोगा, ध्रुव, शक्ति जैसे किरदारों से जुड़ी हैं। सोशल मीडिया पर फैन पेजेस, यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम पर आर्ट वर्क के जरिए लोग इन किरदारों को फिर से जिंदा कर रहे हैं। अगर नागराज, डोगा या शक्ति जैसे किरदारों पर अच्छी स्क्रिप्ट और तकनीक के साथ वेब सीरीज या मूवी बने तो ये भारत के अपने सुपर हीरो यूनिवर्स को फिर से चमका सकती है। राज कॉमिक्स एक समय भारत के बच्चों की कल्पना की सबसे बड़ी उड़ान थी। भले ही समय बदल गया हो, लेकिन वो किरदार, वो कहानियाँ आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। आज भी जब मार्वल और डीसी की फिल्में हर स्क्रीन पर छाई हुई हैं, भारतीय दिलों में ये ख्वाहिश जिंदा है कि हमारे अपने सुपर हीरोज भी बड़े पर्दे पर आएँ, क्योंकि फैंस की कल्पनाओं में कहीं ना कहीं मुंबई की अंधेरी गलियों में डोगा आज भी अन्याय से लड़ रहा है। राजनगर में ध्रुव अब भी अपराधियों को चालाकी से मात दे रहा है। गहरे जंगल में भेड़िया अब भी गुर्राता है। भारत के मंदिरों में शक्ति का क्रोध अब भी जल रहा है और आसमान में बादलों के बीच नागराज अब भी छिपा है, तैयार है जब भी बुराई सिर उठाए। राज कॉमिक्स सिर्फ सुपर हीरोज के बारे में नहीं, ये आम इंसानों में छिपे असाधारण विश्वास की कहानी है। ये भारत का अपना मिथकीय ब्रह्मांड है जो हिंदी में कहा गया, पैशन से चित्रित किया गया और लाखों दिलों में बस गया। भले ही राज कॉमिक्स यूनिवर्स आज उस ऊंचाई पर नहीं जिस पर एक दौर में था, पर उसके चाहने वालों की कमी नहीं। जिन्होंने बचपन में इन कॉमिक्स को पढ़ा, उनके लिए ये दुनिया कभी कहीं गई ही नहीं। ये आज भी उनकी अलमारियों, दिलों और सपनों में जिंदा है। आज की वीडियो यहीं तक। 90s 80s के दौर की कहानियां आप चाहते हैं कि हम आप तक लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन खुला है। अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।